हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश रहोगे, हैप्पी लर्निंग करते रहोगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टेक्स्ट बुक का ये हमारा सीरीज़ चल रहा है और इसमें क्लास 9 की जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें मैं आपको समरी देने वाला हूँ हर एक चैप्टर की, साथ ही साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और डिफरेंट वर्ड की हम लोग मीनिंग भी देखेंगे। और जो अच्छी बात है, हमारे यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन हम लोग करने वाले हैं ताकि अच्छे से इस बुक के सारे चैप्टर्स हम इजी वे में समझ पाएँ, है ना। बच्चों, चलते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है थर्ड चैप्टर, जिसका क्या नाम है बच्चों, आपको पता ही है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, है ना। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या हुआ बच्चों? ये एक तरह से चुनावी राजनीति हुई ना। अब बच्चों को चुनाव से या इलेक्शन से क्या लेना देना, बट आपने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा? डेमोक्रेसी के बारे में याद आ रहा है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड। तो इलेक्शन आपके कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, कौन करवाता है? अगर मान लो सही ढंग से इलेक्शन नहीं हुए तो क्या मतलब आपको करना पड़ सकता है या क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें ये चैप्टर आपको बताने वाला है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 9 एसएस सिविक्स का ये हमारा थर्ड चैप्टर। अब देखो, चैप्टर जो थर्ड है हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है और इसमें कुछ इमेजेस आप ये देख रहे हो, ये सब वोटिंग से रिलेटेड है। आज मतलब जो है वो ईवीएम मशीन का यूज़ होता है। ईवीएम क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। और ये है हमारा बैलेट पेपर। पहले वोटिंग का ट्रेडिशनल मेथड था, बहुत टाइम पहले ये यूज़ होता था। आज इसका रिप्लेसमेंट हो गया हमारा ईवीएम। और आज जो हम वोटिंग करते हैं, इस वोटिंग से रिलेटेड हमारे सब काम होने वाले हैं, है ना। तो इलेक्शन से रिलेटेड हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। इलेक्शन टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शन क्यों होते हैं? सारे के सारे जो डेमोक्रेसीज होते हैं वहाँ पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी अपने रूलर को चुनने के लिए। आज हम लोग देखते हैं पूरी दुनिया में आप देखोगे तो 100 से ज़्यादा ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शन होता है। मतलब इलेक्शन बहुत ही कंपलसरी है ना। इलेक्शन से ही हम लोग डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। अब वोटर्स जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, दे हैव चॉइस, ऑप्शंस होते हैं उनके पास में टू इलेक्ट हु विल रिप्रेजेंट देम, है ना। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना, हम लोग चुनाव करते हैं इनका, तो हमारे पास में इलेक्शन का ये एक चॉइस हो जाता है। साथ ही साथ में खाली क्या सर इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का ही अधिकार होता है? नहीं, इसके अलावा भी हम डेमोक्रेसी में लोगों को चॉइस, ऑप्शंस, विकल्प देते हैं। क्या विकल्प देते हो आप? अल्टरनेटिव्स क्या देते हो? दे कैन, यानी वोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन तो होना ही है, साथ ही साथ हम लोग उनका भी चुनाव करते हैं कि हमारे लिए लॉ कौन बनाएगा। वो रूलर्स जो है ना, वो लॉ बनाने वाले होंगे, तो कौन बनाएंगे, किसको वोट देना है, इसका भी चॉइस हमारे पास रहता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो अलग अलग कैंडिडेट होंगे आपके सामने। अब लोग क्या करते हैं, सबको वोट थोड़ी करते हैं। कुछ लोग जो है ना ए को वोट करेंगे, कुछ बी को करेंगे, कुछ सी को करेंगे, अलग अलग लोगों को करेंगे। अब मेजोरिटी क्या चाहती है, वो रिजल्ट बता देता है कि भाई सबके सब लोगों की जो चॉइस जो थी ना, इन पर्टिकुलर ए बी सी जो भी विनर होता है उनको उन लोगों ने इलेक्ट किया। इसलिए उन्होंने ये भी इलेक्ट किया कि वो लोग उनके लिए लॉ बनाएंगे। क्या सर ये एक ही ऑप्शन होता है या एक ही चॉइस होता है? नहीं, आगे और चॉइस होता है कि दे कैन चूज हु विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। उनके लिए गवर्नमेंट कौन बनाएगा, मेजर जो डिसीजंस है वो कौन लेगा, इसका भी हमारे पास में यानी वोटर्स के पास में चॉइस होती है। अगर पूछा जाए आपको व्हाट विल बी द चॉइसेस और ऑप्शंस इन द हैंड्स ऑफ द वोटर्स ड्यूरिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो आपको ये सारे के सारे आंसर लिखना चाहिए, है ना। तो ये भी हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल होगा। और क्या होगा सर? दे कैन, यानी वोटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, दे कैन चूज द पार्टीज हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। कौन से रूलर की पार्टी या फिर जो भी उसकी
लॉ मेकिंग की प्रोसेस है वो अफेक्ट कौन करेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स में पार्टी का भी चुनाव करते हैं कि भाई हमको इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट देना है। रूलर भी किसी एक पार्टी से कनेक्टेड होंगे, तो ये भी चॉइस लोगों के पास रहता है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये इतने सारे चॉइस और ऑप्शन लोगों के पास में एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। अब देखते हैं कि भाई अगर इतने होते हैं तो क्या स्पेशलिटी होती है हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन की। पहला होगा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब everyone should have one vote and every vote should have equal value। सबको मत अधिकार है ना, वोट देने का अधिकार तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके वोट का वैल्यू भी होगा। ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, है ना। ये भी मिलेगा। और क्या फीचर है सर डेमोक्रेटिक इलेक्शन के? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पार्टीज कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। ये जो चॉइस हमने बात की ना, ये करवाने के लिए हमारे पास में ऑप्शन ये भी होगा। और पार्टीज और कैंडिडेट के बीच में भी हमने PRI, है ना, याद आ रहा है आपको? लास्ट वाली सॉरी लास्ट वाला नहीं, उससे पहले वाला फर्स्ट चैप्टर है ना, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में पढ़ा था। चाइना में भी हमने देखा कि चाइनीज़ या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उनके एक ऐसा पार्टी था कि भाई 3000 उसके नॉमिनेटेड जो भी लोग थे उनको अप्रूवल लेना पड़ता था। तो वो कैंडिडेट फ्री नहीं थे, है ना। लोगों को फिर क्या नहीं दे पाए, वो चॉइस नहीं दे पाए, तो फिर वो क्या नहीं हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुआ, है ना। ये सब चीज़ें हमारे पास में आनी चाहिए। यूँ नहीं कि भाई जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चल रहा था, गन के पॉइंट से वोटिंग हो रहा है, मुझे वोट दो अदरवाइज आप कहीं और हो जाओगे। तो हमने ये भी देखा मेक्सिको की गवर्नमेंट में, है ना। तो ये सब हमारे पास में डेमोक्रेटिक इलेक्शन में नहीं होता है भाई। फिर और क्या होगा सर? रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। हमारे इंडिया में जैसे कितने सालों के बाद में होता है? ये आंसर आपके आएगा, तब तक आप थोड़ा सोचते रहो कि हमारे यहाँ पे इंटरवल में कितना टाइम लगता है। हम लोग वैसे बात करेंगे इसके बारे में। चलिए ठीक है, ये भी होता है। फिर अगर इस तरह से हुए बच्चों, तो वो आपके क्या हुए? डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब आपको सवाल दूसरा ये बन जाता है, पहला सवाल तो क्या था, व्हाट आर द चॉइसेस गिवन टू द वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। तो आपको ये सब बता देना जो हमने बोला। फिर दूसरा सवाल आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इसको मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे आपको लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्शन चाहिए क्यों भाई, उसके लिए थोड़ा सा केस स्टडी हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं हरियाणा में, चलिए, है ना, लेट्स मूव टू हरियाणा। वहाँ जाके देखते हैं भाई इलेक्शन क्या ज़रूरत है। अब हम लोग एक टाइम्स ऑफ इंडिया का थोड़ा असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा का एक थोड़ा सा मतलब व्यू देखने वाले हैं कि भाई वहाँ पे इलेक्शन कैसे हुए और लोग उस तरह किस तरह से लोगों के पास चॉइस आई, किस तरह से चुनाव का थोड़ा एक नज़ारा कैसा है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं उसके बारे में। द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, आधी रात का समय है। एन एक्सपेक्टेंट क्राउड, बड़ी भीड़, उत्सुक वाली भीड़, सिटिंग फॉर द पास्ट 5 आवर्स, 5 घंटों से बैठी हुई है। कहाँ पे? इन ए चौक ऑफ द टाउन। एक हमारा इस टाउन के, जो हरियाणा का टाउन है ना, वहाँ के उसके चौक में बहुत बड़ा खुला मैदान, वहाँ पे बैठी हुई है। क्यों बैठी है भाई? इज़ वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। उनका कोई नेता आने वाला है, सेलिब्रिटी आने वाली है, इसीलिए वो लोग उनका उत्सुकता से, मतलब कि एक्सपेक्टेंस, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा उनको एक चाहत है हमारे लीडर से मिलने की। जैसे हमारे यहाँ पे एक्टर वगैरह कोई आते हैं तो बहुत भीड़ कैसे लग जाती है भाई, हमारा एक मतलब होता है कि चलो भाई हम लोग देखने जाते हैं। ऐसी बहुत सारी भीड़ जो है ना वहाँ पे बैठी थी, 5 घंटों से वेट कर रही थी। अब लोग जो है ना बहुत परेशान भी थे, 5 घंटों से मतलब यार आए नहीं। तो क्या हुआ? ऑर्गेनाइजर्स अश्योर एंड रीअश्योर द क्राउड। इस क्राउड को जो बहुत एक्सपेक्टेंट थी हमारे उस नेता के वेलकम के लिए, देखने के लिए, तो जो उसके ऑर्गेनाइजर थे, जो भी वर्कर थे, वॉलंटियर्स थे, उस पार्टी के वर्कर थे, वो सब वहाँ पे उनको समझा रहे थे
अश्योर दे करवाना मतलब एक तरह से समझाना कि भाई रुको रुको, आज आ जाएंगे आ जाएंगे। क्या समझा रहे थे वो? ही वुड बी हेयर एनी मोमेंट, कभी भी आने वाले हमारे नेताजी। द क्राउड स्टैंड्स अप whenever a passing vehicle comes that way, it arose hopes that he has come। जैसे ही कोई व्हीकल उनके पास से गुजरती है ना, तो उनको लगता है कि हमारे नेताजी आ गए, हमारे कर्ण अर्जुन आ गए। इस तरह से मतलब एक सीन था वहाँ पे। अब देखते हैं कि कौन आने वाला था और क्या होने वाला था। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल चौधरी है हमारे यहाँ पे, एंड ही इज़ द चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, एक बहुत बड़ी पार्टी है। वो वाज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। ये जो मिडनाइट थी थर्सडे की थी, और यहाँ पे अब तो फ्राइडे हो गया ना, मतलब एक तरह से 5 घंटे से वो लोग बैठे हैं, तो वो वहाँ पे थर्सडे नाइट को जाने वाले थे। थोड़ी रात हो गई थी। वहाँ पे हमारे चौधरी देवीलाल जो संघर्ष समिति, हरियाणा संघर्ष समिति के एक बहुत बड़े नेता हैं, वो वहाँ पे जाने वाले थे। क्यों जाने वाले थे? टू एड्रेस अ मीटिंग। ये चुनावी रैली होती थी उनकी, मतलब कि जब भी इलेक्शन होता है ना, तो लीडर आते हैं, है ना, वोट बैंक के लिए, वोट के लिए, अपने प्रोमिसेस के लिए कि भाई हमको वोट दीजिए, आपको हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के हमारे है ना चुनाव में रैली निकलती है ना, तो ये रैली के लिए वहाँ पे आने वाले थे। इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि क्या करने वाले हैं वो, कौन से वादे करने वाले हैं। द 76-year-old लीडर, ये हमारे चौधरी देवीलाल, इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डे। जब चुनाव के ये जो वीक चल रहे थे, उसमें बहुत फुर्सत नहीं मिल रही थी उनको। भाई ऐसा क्या कर रहे थे? तो देखो यहाँ पे, हिज डे स्टार्ट्स एट AM, सुबह 8 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता था, एंड एंड्स आफ्टर 11 PM, 11-12 बजे तक कार्यक्रम चालू रहता था। क्यों भाई? ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो, ये यहाँ पे आने वाले जो थे ना करनाल के टाउन में, ये जो आने वाले थे वो ऑलरेडी 9 मीटिंग अटेंड कर चुके थे, 10वीं मीटिंग के लिए आने वाले थे। अब इतने बिजी मैन हैं भाई, क्योंकि चुनाव से पहले हमारे लीडर को एक जगह से दूसरी जगह, एक रैली से दूसरी रैली में, एक स्टेट टू स्टेट घूमना पड़ता है। अब ये तो स्टेट असेंबली है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट घूमना पड़ता है ना, कि भाई हमें हरियाणा में ये जैसे हमारे करनाल पे चले गए, अलग अलग चंडीगढ़ चले गए, तो इस तरह से मतलब वो सभी डिस्ट्रिक्ट को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें वोट कर सके, और उन्हें भी पता चल पाए कि उनके कितने वोटर्स हो सकते हैं, फॉलोवर्स, सपोर्टर्स, वर्कर्स कितने हो सकते हैं, इस तरह से। एंड ही हैड बिन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग द मीटिंग्स फॉर दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन के लिए, है ना, हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन। ये इलेक्शन है हरियाणा में होने वाला है। तो अब आगे क्या हुआ? ये जो न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है या रिपोर्ट है, हम जो पढ़ रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया की, वाज अबाउट द स्टेट असेंबली। ये जो है ना स्टेट लिखा है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा वर्ड मीनिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। स्टेट असेंबली इलेक्शन का है हरियाणा में, जो 1987 का आपको रिपोर्ट बताया है ना, 1987 का था। चौधरी देवीलाल जी आए थे वहाँ पे। द स्टेट अगेन ओके हैड बीन रूल्ड बाय कांग्रेस लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। अब देखो 1982 से 1987 तक हमारा कांग्रेस पार्टी का रूल था वहाँ पे। कितने साल हो गया? अब आपका आंसर मिल गया, 5 ईयर के लिए इलेक्शन, रेगुलर इंटरवल वाला जो मैंने पूछा, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर, किसका? कांग्रेस पार्टी का, जो कि वहाँ पे रूलिंग में थी 1982 में। अब आ गया हमारा 1987। अब क्या हुआ? ही लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी दैट इज आल्सो नोन एज लोक दल। हमारे ये चौधरी देवीलाल जी एक लोक दल के अपोजिशन लीडर थे जब कांग्रेस पार्टी का रूल था हरियाणा में। कब? 1982 से लगा के 1987 के बीच में, 5 सालों में अपोजिशन लीडर थे। इन्होंने बहुत लोगों को, जो हमारी जनता थी, जनता से मिले, जनता के अपोजिशन लीडर थे, तो जो भी उनके कंप्लेंट होते थे, जो भी कुछ गवर्नमेंटल मैकेनिज्म के लिए प्रेशर ग्रुप का काम करना होता था, तो ये हमारे अपोजिशन लीडर
न्याय युद्ध शुरू कर दिया वहाँ पे, आपको जस्टिस बिल्कुल दिला के रहेंगे, इस तरह से उन्होंने किया। देवीलाल जी सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वैव द लॉन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। अब वो जो करनाल का जो चौक था, उस टाउन में हम लोग देखे थे अभी, तो वहाँ पे वो वादा करके आए हमारी जनता से। क्या वादा था वो? कि मैं चौधरी देवीलाल, अगर आप मेरी पार्टी को या मुझे जिताते हो, मैं जो भी हमारे किसान लोग हैं और जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं हमारे हरियाणा में, मैं माफ़ कर दूंगा उनके लिए हुए जितने भी लोन हैं, बस आप मुझे वोट दीजिए, नमस्ते, है ना। ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया था उस जनता से। क्या वो प्रॉमिस निभा पाए? क्या वो पहले तो निभाने से पहले क्या वो जीत पाए? क्या वो जनता उनको वोट दे पाई? क्या उनकी गवर्नमेंट बनी? आगे देखते हैं। पीपल वर वेरी हैप्पी। जैसे ही वो लोगों ने ये बात सुनी, स्टेटमेंट, वाह वाह भाई, बात खत्म। अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस, ये जो लाइन थी हमने अभी पढ़ा ना, इस लाइन से बहुत ज़्यादा लोग मंत्र मुग्ध हो गए, खुश हो गए एकदम। क्यों? क्योंकि यार फार्मर्स को क्या चाहिए, है ना, लोन के साइकिल से थोड़ी मुक्ति चाहिए उनको। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए यार। प्रॉफिट के लिए मतलब उन्होंने बिजनेस शुरू किया, लॉसेस तो होता रहता है बाय नेचर, नेचुरली। अब ये जो हुआ, तो अगर मान लो आपका लोन माफ़ हो जाए तो कितनी बड़ी खुशी होगी। और ये नेताजी को खाली जिताना है, इस वजह से लोग बड़े खुश थे। अब क्या करते हैं लोग, जब इलेक्शन का शुरू दौर हुआ, वन इलेक्शन वर हेल्ड, जैसे इलेक्शन शुरू हुए, दे ऑल, जो लोग थे, वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोक दल एंड इट्स अलाइज। हमारे लोक दल को और उसमें अलाइज थी। अलाइज का मतलब जो छोटी मोटी पार्टियां उनसे जुड़ती है, गठबंधन सरकार बनाने के लिए वो उनके साथ में थे, फ्रेंडली थे, अलायंस था उनका। उन अलायंस को भारी भरकम बड़ी खुशी के साथ में मेजोरिटी से वोट दिया। वाह भाई, चौधरी देवीलाल हमारे नेता कैसे हो? चौधरी देवीलाल जैसे हो। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स, जो अलाई थी, दे वॉन 76 सीट्स आउट ऑफ 90 सीट्स इन स्टेट असेंबली ऑफ हरियाणा। अब बच्चों यहाँ पे 90 टोटल सीट थी, उसमें से लोकदल और उनके जो गठबंधन वाले दूसरी पार्टी थी छोटी मोटी जो जुड़ी हुई थी, उनको 76 वोट्स मिल चुके थे। 76 आपके सीट पे उनकी वोट जो है ना पूरी तरह से वो जीत चुके थे। अब क्या हुआ, सीधी सी बात है, मेजोरिटी आ गई उनके हाथ में और मेजोरिटी से वोट, अब सरकार उनकी, है ना। लेकिन हमें ये देखना है कि ये सीट का मतलब क्या है ना। कौन है ये सीट, किसकी सीट पे बैठने वाले हैं ये सीट क्या है? इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज। सर कॉन्स्टिट्यूंसीज, यस, कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है एरिया। अब जैसे हरियाणा स्टेट है, तो हरियाणा स्टेट को पूरा एक एरिया है, उस एरिया को अलग अलग एरिया में 90 एरियाज में डिवाइड किया गया। एक एरिया में एक कैंडिडेट के लिए हमने वोटिंग करवाया। अब एक के, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो एक क्यों खड़ा होगा भाई, दूसरा अपोजिशन वाला भी खड़ा होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, अलग अलग पार्टी वाले लोग हो सकते हैं। यस, कोई भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अब जितने वहाँ लोग रहते हैं वो उनके वोटर्स। अब वो वोटर वोट करेंगे हमारे ए को, बी को, सी को, है ना, इन सब को ऐसा वोट करने वाले। अब वोटिंग करने वाले हैं, जो ज़्यादा वोट लेके आएगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो विनर हो जाता है। इस तरह से इसके बारे में हम लोग और भी देखेंगे सीट के बारे में। अभी तक थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको ये दिया, ये आपको समझना चाहिए। लोकदल alone won 60 seats, thus had a clear majority in the assembly election of 1987। तो 1987 के हमारे हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन में हमारी, अगर हम लोग बात करें कि भाई लोकदल अकेला, क्योंकि मतलब वहाँ पे हमने बोला अभी कि वहाँ पे उनकी अलाइज भी थी, तो अलाइज को छोड़ के अगर हम बात करें ना, टोटल ने तो भाई 76 सीटों पे अपनी वोट दर्ज करवा ली, मतलब एक तरह से विक्ट्री हो गई। लेकिन अगर उनकी अकेले की पार्टी लोकदल की बात करें ना, तो उसमें 90 में से 60 तो भी मेजोरिटी थी, क्लियर मेजोरिटी थी। हमारे देवीलाल के प्रॉमिस ने जादू कर ही दिया, है ना। तो ये सब कुछ हुआ। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स
were declared or announced the newly elected members of legislative assembly MLA। MLA क्या है ये भी हम अभी बताने वाले हैं आपको। जो लोक दल के हमारे MLA थे उन सब ने जब इलेक्शन अनाउंस्ड हुए रिजल्ट इसके, तब देवीलाल चौधरी को अपना लीडर घोषित कर दिया उन्होंने। हमारे नेता कैसे हो, चौधरी देवीलाल जैसे हो। इस तरह से वो विनर बन चुके। और विनर के बाद में गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल चौधरी टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इन 1987 में ये हमारे मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के। अब बच्चों यहाँ पे एक ये तो जो सीट मैंने बोला ये तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई एरिया होता है। अब ये MLA कौन, अब उन सीटों पे जो कैंडिडेट मैंने बोला है ना, अलग अलग कैंडिडेट बोला कि भाई एक कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, एक एरिया में कितने भी आपके कैंडिडेट हो सकते हैं। वो कैंडिडेट ही हमारे MLA होते हैं। MLA क्यों, क्योंकि वो हमारे पहले तो कैंडिडेट ही होते हैं वोटिंग से पहले, रिजल्ट से पहले। अब जैसे किसी की गवर्नमेंट बन जाती है तो उसके जो भी हमारे 76 जो लोग हैं ना, अब किसके ये लोग किसके हैं, ये है लोक दल के और इसके अलाइज के, गठबंधन वालों के। अभी इसमें से 60 किसके लोग हैं, लोक दल के। तो लोक दल की गवर्नमेंट बनी यहाँ पे। इनका सुप्रीम जो लीडर है हमारा कौन, देवीलाल, ये तो बन गया CM है ना। अब जो बाकी जो लोग हैं वो क्या है, 60 में से एक माइनस कर दो 59। अब 59 लोग जो है ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं, कैंडिडेट टू MLA। अब आपको MP के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में किसका इलेक्शन होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि लोकसभा ही लोगों का या लोगों की सभा होती है। तो लोग यानी डेमोक्रेसी है ना हमारे पास में, तो इसलिए अब हमने ये सीख लिया सीटों के बारे में, MLA के बारे में, और इलेक्शन किस तरह से हुआ है, और उससे पहले किस तरह से लोगों ने स्लोगन दिए, प्रॉमिस किए, वादे वगैरह किए, और बाद में जो वादा है पूरा किया। यह एक मुद्दा अभी भी बना हुआ है। आगे देखते हैं। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो हमारे मुख्यमंत्री बन गए यहाँ पे गवर्नर। अब देखो गवर्नर के बारे में रह गया। जैसे स्टेट में हमारे यहाँ पे होते हैं गवर्नर जो इनवाइट करते हैं जो भी मेजोरिटी से वोट लेके आता है उनको, क्योंकि भाई इन्होंने आप देख सकते हो 60 सीटों पे मतलब अपना राज किया है, 60 एरियाज पे उनका एक रूल है। तो उस वजह से 60 सीटों पे लोगों ने वोट किया है उनको 60 एरिया में से। तो उस वजह से इनके पास में क्लियर मेजोरिटी है। तो एक स्टेट में गवर्नर होते हैं जो इनवाइट करते हैं जो भी मेजोरिटी में इलेक्शन जो उस स्टेट का हुआ। वैसे पूरे इंडिया में अगर इलेक्शन होता है तो कौन करता है इनवाइट, प्रेसिडेंट। पूरे मतलब अगर हम लोग PM यानी प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का इलेक्शन की बात करें तब तो करता है प्रेसिडेंट इनवाइट, है ना। और अलग अलग स्टेट में प्रेसिडेंट की रोल भूमिका निभाने वाले होते हैं गवर्नर। सेम चीज़ होती है, नाम थोड़ा सा, पोस्ट थोड़ा सा अलग होता है, चेहरे भी अलग हो सकते हैं, लोग भी अलग हो सकते हैं ना। तो लेकिन सिस्टम एक जैसा ही है। सिस्टम आप बोलोगे ना, सिस्टम एक जैसा होता है। तो यहाँ पे सिस्टम यही था भाई, स्टेट में गवर्नर, ठीक है, और पूरे कंट्री के लिए प्रेसिडेंट इनवाइट करता है उसको जो क्लियर मेजोरिटी में वोट से विजयी होता है, वोटों से विजयी होता है, जो होता है वोटों में भारी। अब चलेगी सरकारी, उसी की सरकारी, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलो, जैसे ही वो हमारे चीफ मिनिस्टर बने चौधरी देवीलाल, हिज गवर्नमेंट इश्यूड गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर दिया उन्होंने। किस बात का, वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन, जो भी उनके लोन थे किसके, ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। जैसा कि उनका वादा था कि मुझे जिताओ मैं आपको ये करके दूंगा, और वैसे ही उन्होंने करके दिया। तो बच्चों ये है कि हमारा मतलब एक तरह से हमने ये देखा कि इलेक्शन कैसे होते हैं। पहले रैलियाँ होती है, बहुत सारे अलग अलग नेता आते हैं, लोगों के पास ऑप्शन होता है कि भाई किसको वोट दूं मैं। देवीलाल जी का प्रॉमिस अच्छा था, आम आदमी पार्टी वाले आ सकते हैं, BJP वाले आ सकते हैं, क्योंकि लोकदल है तो BJP भी आ सकती है, कांग्रेस वाले भी आ सकते हैं, अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पे लोकदल का ही हमको क्यों मिला, क्योंकि इनको फिर गवर्नमेंट इनकी बनी, कांग्रेस से बढ़कर इनकी गवर्नमेंट बन गई। लोगों को
ये चॉइस आ गई थी कि भाई हमें अब कांग्रेस का साथ नहीं देना, हाथ नहीं लगाना कांग्रेस को, अब हमें लोक दल को जिताना है। तो इस तरह से लोक दल को उन्होंने जिता दिया था। अब हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। अब हमने अभी बोला कि 1982 में कांग्रेस का रूल था, फिर उसके बाद में हमने बोला 1987 को इलेक्शन वापस हुए, तो 5 साल हुए। लेकिन यहाँ पे पार्टी को क्या हुआ भाई, ये टायर पंचर क्यों हो गया? पहले से ही 4 साल तक ही रूल था उनका। यस, पीपल्स वर्डिक्ट, पीपल्स लॉ, पीपल्स सिस्टम, डेमोक्रेसी, पहला वाला चैप्टर है ना। हमने क्या बोला, व्हाट इज डेमोक्रेसी? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग चाहे तो वो 5 साल करे ना करे, लेकिन ये बात तय है बच्चों कि लोगों के हाथों में चॉइस होती है। लोग अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए ही नहीं, कौन उनकी बात को मानेगा, कौन उनके लिए डायरेक्शंस डिसीजंस लेगा, ये सारे उनके पास में सोर्स ऑफ पावर रहता है। अच्छी गवर्नमेंट आगे नहीं चल पाई, उनकी गवर्नमेंट पहले ही तय समय से पहले ही गिर गई, तो सरकार गिर गई। अब दूसरा इलेक्शन 1991 में हुआ। दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट सिक्योर पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम द पीपल। द कांग्रेस अगेन वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। वापस जिस कांग्रेस को लोगों ने 1987 में पसंद नहीं किया, अब 1991 में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा भर भर के वोट्स मिले और उनकी गवर्नमेंट बन गई। अब हमारे यहाँ पे लोक दल का पत्ता टिकट कट गया। पत्ता टिकट क्या बोल रहा हूँ, यही आगे आने वाला है हमारे, है ना। अब देखते हैं, तो ये ये जो है ना वोटिंग का सिस्टम आपने समझा, सीखा, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या सर इलेक्शन ना हो तो डेमोक्रेसी चल सकती है बिना इलेक्शन के भी? क्यों, कितना मतलब एक तरह से इतने लोग आते हैं, वादे करते हैं, बिना वादों के काम नहीं कर सकते हैं क्या ये? डू वी नीड रियली द इलेक्शंस? सवाल बहुत बड़ा है, जवाब भी बड़े बड़े लाइनों में दूंगा मैं। देखिए, अब इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेसी अगर है ना, क्यों? क्योंकि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स आर इलेक्टेड, दैट्स व्हाई इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन इंटरवल। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज। ये भी हमने बोला 100 से ज़्यादा कंट्रीज होती है जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, ताकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुन सके। आल्सो रीड द इलेक्शंस, जो कैसे हुए हैं वो भी हमने देखिए प्रीवियस चैप्टर्स में। नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी देखिए। देखो, कंट्री चाहे डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, इलेक्शन दोनों में होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर दोनों में होते हैं, तो अगर मान लो इलेक्शन ना हो तो अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन, है संभव, चलो मान लेते हैं। लेकिन इसमें कंसर्न बहुत है, टेंशन बहुत है, प्रॉब्लम बहुत है। क्या क्या प्रॉब्लम है? इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे, टेक द डिसीजंस एवरी डे, अगर सारे के सारे पूरी की पूरी पॉपुलेशन अगर पूरे दिन वहाँ पार्लियामेंट में, असेंबली हॉल में जा के इलेक्शन के लिए नहीं, डिसीजन के लिए अगर रोज़ मिले तो मुमकिन है। अब आपके फादर हैं, आपके पेरेंट्स, क्या उनको टाइम मिलेगा रोज़ रोज़? मतलब अब उनको ऑफिस संभालना है, काम पे जाना है या कुछ करना है, तो वो क्या वहाँ पे बार बार इलेक्शन आ रहे हैं, डिसीजन क्या डिसीजन लेने के लिए बार बार वहाँ पे जाएंगे कि भाई आज गवर्नमेंट में क्या करना है, आज देश में है ना कुछ अच्छा करना है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी चाय बना के रखना, ऐसा मैं अभी आता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है भाई। कोई आदमी के पास में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए टाइम हो जाएगा, दिल्ली बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इलेक्शन ज़रूरी है ना। तो दैट्स वाई ये भी एक कंसर्न बना हुआ है। बट एज वी ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1 दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि सभी लोग एक साथ बैठ के डिसीजन ले, है ना। ये क्यों? क्योंकि मतलब लोगों के पास ना तो टाइम है, ना ही लोगों के पास में पॉलिटिकल नॉलेज है। सबके पास में पॉलिटिकल नॉलेज थोड़ी हो सकता है। आप एक चुने हुए लोगों के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज देख सकते हो, सभी के पास में बाय डिफ़ॉल्ट नॉलेज हो पॉलिटिकल एंगल पे, बिल्कुल नहीं हम बोल सकते हैं ऐसा, है ना। सो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है
कि डेमोक्रेटिक वे में अगर मान लो कि इलेक्शन ना हो, नॉलेज टाइम वगैरह भी हो, अब हम लोग अगर इलेक्शन की जगह सिलेक्शन कर दे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ए बी सी जो भी हमने बोल दिया कि ये पर्सन मुझे पसंद है, उन लोगों को मैं अगर सिलेक्शन करूं तो सर क्या होगा, ये भी देख लेते हैं कि सिलेक्शन करोगे आप तो किस बेसिस पे करोगे, एज और एक्सपीरियंस पे, कि भाई जो जितना अच्छे एज का है, कि भाई यहाँ पे ये एज्ड पर्सन है, उसको अपने उम्र का तजुर्बा है, तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस है, तो उनको करेंगे। तो अब आप बताओ मुझे, या फिर क्या करोगे कि एजुकेशन और नॉलेज पे करोगे। दो आपके पैरामीटर दे दिए मैंने सिलेक्शन पे, कौन सा, एज एंड एक्सपीरियंस नंबर 1, दूसरा हो गया हमारा एजुकेशन एंड नॉलेज। अब आप मुझे ये बताओ, जो आगे आएगा वैसे भी यहाँ पे, देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप ये तय नहीं कर पाओगे कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस चेक करने की मशीन है आपके पास में, डू यू हैव द मशीन दैट कैन कैलकुलेट द एक्सपीरियंस, कि भाई उस आदमी ने बोल दिया खाली मेरे को 10 सालों का एक्सपीरियंस है, मेरे को सीएम बना दो, मेरे को पीएम बना दो। अब रियली में एक्सपीरियंस है सर, उसको देख लेंगे ना, कहीं कहीं तो होगा वो स्टेट पे सीएम होगा या पीएम होगा, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा कौन बताएगा, आप रिकॉर्ड कहाँ से चेक करोगे, मान लो वो सच भी बोले झूठ भी बोले तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए भाई इलेक्शन तो चाहिए, कुल मिला के डेमोक्रेसी है, इलेक्शन तो चाहिए होता है। वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी, नहीं बोल सकते। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट। अगर मान लो आपने बोल दिया कि सर वो कहीं स्टेट में होगा तो उसको एक्सपीरियंस है, मैंने किया, मैंने चेक किया, वो है, मुझे पसंद है, एक्सपीरियंस वाला है और नॉलेजेबल है, तो बताइए मुझे फिर अगर ऐसा है तो पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग उन्हें पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। वोटिंग किया है ना भाई हमने, अगर इलेक्शन में क्या होगा, हमने वोट किया वही बने, तो हमारी पसंद वहाँ पे आई, हमारी चॉइस वहाँ पे आई। वरना सिलेक्शन में क्या हुआ, आपने किया ऐसे जो जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अब वो तो एक्सपीरियंस वाले को तो कर दिया, लेकिन क्या वो जो एक्सपीरियंस पर्सन है, लीडर है, क्या वो हमको पसंद करते हैं, हमारी पॉलिसीज़ पे काम करेंगे, कोई गारंटी है, नहीं है। अब देखो हमने लोकदल को क्या समझा कि भाई 4 सालों तक वो रूल कर पाई, आगे नहीं कर पाई, क्यों, लोगों ने पसंद नहीं किया, बाद में वोटिंग चेंज। लेकिन एक्सपीरियंस वाले को कैसे करोगे, दूसरा नहीं मिला तो, अगली बार नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये कुछ कंसर्न है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म। इसलिए एक ऐसा मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स, चेंज देम इफ दे विश टू डू सो, जैसे लोकदल को किया। दिस मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज इलेक्शन। देयरफॉर इलेक्शन आर वेरी वेरी considered essential, required in our times of the representatives democracy। हमारी जैसा कि डेमोक्रेसी कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसलिए इलेक्शन तो चाहिए बेटा, इलेक्शन नहीं होगा काम नहीं चलेगा, ए न चल बे, है ना, ए न चल बे, चलो जो भी आप बोलो समझ लो आप। तो इसलिए हमें पता है कि भाई पहले भी हमने पढ़ा कि इलेक्शन हमें चॉइस देता है, हमारे यहाँ पे लॉ कौन बनाएगा, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कौन बनाएगा, हमारे लिए मेजर डिसीजन कौन लेगा, हमारे जो पॉलिसीज लोग हैं ना, पॉलिसी मेकर्स, वो हमारी गवर्नमेंट में किस तरह से हमें गाइड करने वाले हैं, गवर्नमेंट को, लॉ मेकिंग प्रोसेस को। और सर इसीलिए तो बच्चों अब दूसरा रह जाता है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे हुए, हमने ये भी बोला, फीचर्स पढ़े ना हमने भाई, 1 वोट 1 वैल्यू 1 पर्सन रह गया, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये अगर सिस्टम हुआ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, रेगुलर इंटरवल हुआ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हमारे और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन दोनों इलेक्शन होते हैं, बट उन इलेक्शन को हम लोग डेमोक्रेटिक बोलते हैं जहां पे हमें पता होना चाहिए कि मिनिमम कंडीशंस लोगों को डेमोक्रेटिक इलेक्शन की मिले। कौन कौन सी, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू मिलनी चाहिए, और क्या सर,
इसमें आप देख सकते हो कि सेकंड वाली है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, तो हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। तीसरा है रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, 4-5 आने वाले ऐसे है ना, फ्री एंड फेयर रेगुलर इलेक्शन, और 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। चौथी क्या है सर आगे, ऐसा है कि भाई लोगों के पास में अपना जो भी कैंडिडेट है उसको वो उन्होंने चुना है वो उनकी प्रेफरेंस बने, ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन किया एक्सपीरियंस बेसिस पे, नॉलेज बेसिस पे, तो लोगों की मतलब प्रेफरेंस भी नहीं है ना यार वो तो ये भी है। और फिफ्थ नंबर, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। किसी के मतलब रिगिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, इंटिमिडेशन नहीं होना चाहिए, बोगस वोटर्स नहीं होने चाहिए, एकदम जेन्युइन वोटिंग और इलेक्शन होने चाहिए। ये अगर हो, वी कैन से these are democratic elections, these things make an election democratic, है ना। ये सब चीजें हमें समझना चाहिए। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है या नहीं। इलेक्शंस जो है दस ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन। जहाँ पे भी इलेक्शन, चुनाव, चुनावी इन शब्दों का यूज होता है ना, वो सभी का सभी एक कंपटीशन से भरा पड़ा होता है। अब कंपटीशन तो कोई भी चीज़ का हो यार अच्छा ही होता है ना। कंपटीशन से क्या होता है, क्वालिटी अच्छी होती है। दिस कंपटीशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग जो हमारे पॉलिटिकल कंपटीशन होता है ना वो थोड़े अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि भाई ये अच्छा है या नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, फिर हम इस कंक्लूजन पे आएंगे कि पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है या नहीं है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म, क्योंकि अलग अलग तरह के होते हैं, तो सबसे जो कॉमन है इज द कंपटीशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। अलग अलग पार्टीज के बीच में जो कंपटीशन है वो ऑब्वियस फॉर्म है, एकदम नेचुरल और कॉमन है। बीजेपी आम आदमी के बीच में, कांग्रेस और किसी और पार्टी के बीच में, बहुत ही कॉमन है ना ये। तो भाई एक पार्टी जीतने के लिए दूसरी पार्टी वापस और जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज करती रहती है। At the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. अगर एक हम एरिया जो बोला ना हमने, सीट या हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं, सीट बोल सकते हैं। अगर एक एरिया वाइज अगर बात करें ना, तो पार्टीज के कुछ कैंडिडेट होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन। देवीलाल हो गया और हमारे कांग्रेस के लीडर हो गए, लोकदल है ना देवीलाल जी की पार्टी, और कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा में। तो एक एरिया में अलग अलग जो कैंडिडेट होते हैं पार्टी के, उनके बीच में भयंकर मतलब एक तरह से प्रतियोगिता, राजनीतिक प्रतियोगिता। इफ देर इज नो कंपटीशन, अगर मान लो ये कंपटीशन नहीं होता, इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। इलेक्शन का फिर मतलब ही हट जाएगा। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? इस बात पे जरूर फोकस करना चाहिए कि क्या रियली में अच्छा है। क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डीमेरिट्स। बार बार हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं कि भाई अच्छा है एक बुरा है, क्योंकि बहुत सारे डीमेरिट हमने देखे हैं। डीमेरिट यानी डिसएडवांटेज, कुछ खराब पॉइंट आए हमारे सामने, जैसे कि इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी, फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। लोगों के माइंड में डिसयूनिटी आ जाती है। डिसयूनिटी कैसे कि मतलब एक तरह से लोग जो है ना, मतलब या तो एक पार्टी के भक्त बन जाते हैं ना, उसी के डिवोटी बन जाते हैं, फॉलोवर, तो दूसरी पार्टी के साथ में हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं। यूनिटी उनके अंदर नहीं आती। वो सिटीजनशिप जैसा है ना भाई, एक ही हम लोग, वैसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि हम तो उस पार्टी के लोग हैं, हम तो इस पार्टी के लोग हैं। इस तरह के पार्टी जैसा पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से डिसयूनिटी उनके बीच में आ जाती है। फिर ऐसे ऐसे फैक्शनल बन जाते हैं, ग्रुपिंग बन जाती है। एक तरफ हो गया आपके मोदी भक्त वालों के, यानी कि हमारे बीजेपी के भक्त लोगों की टीम, फिर कांग्रेस के भक्त हो गए, आम आदमी पार्टी वाले हो गए, बीएसपी, अलग अलग पार्टी है ना, लोक दल के। तो इस तरह के पार्टी के लोग जो है ना, फॉलोअर्स, ऐसे फैक्शनल बन जाते हैं। यू वुड हैव हर्ड अ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। कभी कभी आपने अपने एरिया में भी बात करते हुए सुना होगा कि लोग है ना पार्टी पॉलिटिक्स की कंप्लेन करते रहते हैं कि ये बीजेपी ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस अगर होती तो ऐसा नहीं होता, या कांग्रेस है तो इसलिए ये हो गया, अगर बीजेपी होती तो बहुत अच्छा होता। ऐसे कंप्लेनिंग वो करते रहते हैं। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, सुना होगा आपने। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर लीडर्स ऑफन
लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर और ईच अनदर, है ना। ज़्यादातर पार्टी के जो लोग हैं, लीडर है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप एलिगेशंस लगाते रहते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, काम तो पब्लिक का है, वो तो करना है नहीं इनको, बस एलिगेशन से फुर्सत कहाँ मिलती है। तो इस वजह से ये भी डीमेरिट जैसा हमें लगता है। पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स, जैसे PRI हमने पढ़ा था, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं, इसलिए भी डीमेरिट है। किसके लिए करते हैं ये, टू विन द इलेक्शंस। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर, ये जो इसका डर्टी ट्रिक्स यूज करने का टू विन द इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। सम गुड पीपल दैट्स वाई वो मैं विश टू सर्व द कंट्री डोंट एंटर दिस एरेना। उन्हें लगता है कि डर्टी ट्रिक्स है और पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहती है, इसलिए वो पॉलिटिकल एरेना में कभी नहीं आते, उन पसंद नहीं होते ऐसे अच्छे आदमी होने के बावजूद भी, जिनका मानना है कि हमें कंट्री को सर्व करना है, कंट्री की सर्विस करना है, अच्छी तरह से हमें देश की सेवा करना है। ऐसे लोग जो अच्छे हैं वो भी इसमें नहीं घुसते हैं। वो क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है भाई डर्टी ट्रिक्स चल रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है, तो बहुत गंदी है ये राजनीति। दे डोंट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू द अनहेल्दी कंपटीशन, क्योंकि ये पूरी तरह से अनहेल्दी कंपटीशन उन्हें लगता है। इस वजह से भी हम इस सवाल पे अटके हुए हैं कि भाई क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है कि नहीं है। तो हमारा जवाब कॉन्स्टिट्यूशन देता है बच्चों, उनके मेकर्स ने पहले से ही जवाब दे दिया है। क्या कि दे वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम डर्टी ट्रिक्स यूज करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, है ना, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, इनके बारे में पहले से उन्हें पता था। यट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन, फिर भी उन्होंने बोला कि बीच में हम लोग फ्री एंड फेयर रखेंगे, इसलिए हमेशा इस प्रतियोगिता को हम लोग ओपन रखेंगे सभी के लिए, ताकि अच्छे इलेक्शन हो सके, टू सिलेक्ट द फ्यूचर लीडर्स, हम लोगों के पास में ये पावर आ सके। दैट डिड सो, ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसलिए किया बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड के लिए ये पॉलिटिकल कंपटीशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इन एन आइडल वर्ल्ड all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो है वो जानते हैं लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मोटिवेट होते हैं वो लोगों की सर्विस करने के लिए, सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए। इसलिए पॉलिटिकल कंपटीशन जो है ना ज़रूरी भी है, लेकिन हम एक आइडल वर्ल्ड जो ऐसा जो जहाँ पे बिल्कुल ही वो लोग सर्विस नहीं करते हैं, मोटिवेट नहीं होते हैं एक ऐसी डिजायर से कि लोगों की सेवा की जाए, तो वहाँ पे कहाँ ज़रूरत है। हमें डेमोक्रेसी वाला जो फॉर्म है, वो जो हमारा आइडल है, वहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल आर मोटिवेटेड बाय ए डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर्स। और ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो अपने अपने लेवल पे इस प्रोफेशन में प्रोफेशनल होते हैं, वो उन्हें हाईली एक्सपीरियंस होता है सोशल सर्विस का, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होता है ह्यूमैनिटी का। तो इस वजह से वो इस एरेना में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल करियर बनाना है। फिर और उन्हें क्यों आना है इसमें, दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट मोर पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स। पावर पोजीशन मिलता है इनसे, है ना, पॉलिटिकल कंपटीशन में उतरने से। किनको, पॉलिटिकल लीडर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट्स रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन द सेंस ऑफ द ड्यूटी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब वो पूरी तरह से डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि रिस्की भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि एलिगेशन तो लोग लगाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा नाथुराम गोडसे जैसे, है ना, हमने ऐसा भी देखा है पॉलिटिकल लीडर पे हमला भी हो जाता है पब्लिकली, लोग जो है ना पब्लिक ही, तो वो इसलिए वो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। लेकिन ये हम लोग मान सकते हैं कि भाई वो भले ही अपनी पावर पोजीशन के लिए आए हो, लेकिन वो ये जरूर है प्रोफेशनल है इस चीज़ में, तो पब्लिक सर्विस करना उनकी डिज़ायर होती है और पॉलिटिकल करियर चुनना उनका एक तरह से मोटिव होता है। इसलिए
हम पॉलिटिकल कंपटीशन को ना अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। फिलहाल ये अच्छा है इसलिए अच्छा है। बुरा होगा तो बहुत डर्टी ट्रिक्स की वजह से बुरा हो सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है आपके पास में, कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है आपको। इसके अलावा when they wish to serve the people they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want। ये आइडियल वर्ल्ड में हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल लीडर को नहीं पता होता लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है, उनके आइडियाज़ वगैरह एक्शन है वो मैच नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है पॉलिटिकल कंपटीशन में। हाउ डू वी डील विद दिस इन आवर रियल लाइफ और विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन के साथ में फिर कैसे इसका प्रैक्टिस में कैसे लेके आए। द वन वे, इसका एक सॉल्यूशन ये है to try and improve the knowledge and character of the political leaders. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders rewarded for their great service to the people and they should also be punished for not doing so। मतलब कि अगर हमें ये अच्छा से अच्छा करना है तो हमारे पास में एक ऑप्शन रहता है रिवॉर्ड का, दूसरा होता है पनिशमेंट का। हमें उन्हें अगर अच्छा काम कर रहे हैं पब्लिकली तारीफ करो, अप्रिशिएट करो, वाह भाई हमारे नेता कैसे हो, आप जैसे हो, आप हो, ये रिवॉर्ड बन जाता है। और पनिशमेंट भी, अच्छा काम नहीं करा तो तुरंत हटा दो। अगर ये हटाना अप्रिशिएट करना इतना है तो कौन करेगा? द सिंपल आंसर इज द पीपल, लोग करेंगे। पीपल्स सिस्टम है ये, डेमोक्रेसी है। इसलिए दिस इज व्हाट द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स this is what the electoral competition does। Regular electoral competition provides incentives to political parties and their leaders। They know that if they raise issues, complaints, problems for the people that people want to be raised, their popularity, fame, name, chances of the victory will increase in the next elections। But if they fail to do so or satisfy the requirements, expectation of the voters, their work, they will not be able to win again। लोग ही सबसे बड़े पावर के सोर्स है, ये हमें समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो उनके पास में ये होता है कि वो लोगों को, हमारे जो वोटर है वो इतने पास पावरफुल होते हैं, उनके पास में पावर का सोर्स होता है। कोई पार्टी, कोई कैंडिडेट, कोई लीडर अच्छा काम कर रहा है, रिवॉर्ड वगैरह तो मिल ही रहा है, लेकिन उन्हें कंटिन्यूटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो वो वापस उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चौधरी देवीलाल जी का केस देख लो, हार गए 1991 में, 1987 में जीते थे। अब कांग्रेस का भी देख लो, हार गई थी, लेकिन बीच में न्याय युद्ध जो था ना हमारे लोक दल का, उससे बड़ा भी संग्राम लेके आ गए थे। वो अच्छा काम किया, लोगों ने तुरंत वोटिंग वहाँ पे दे दी। तो ये एक ट्रेंड ऐसा चलता रहता है कि जो अच्छा होता है लोग उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ऐसा यहाँ पे प्रेशर करके नहीं बनाया है कि भाई आप मुझे वोट दोगे और मुझे ही देना है। हमने फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात की है, इसलिए ये हमें समझना चाहिए। चलो ये सब चीज़ें तो हो गई है, लेकिन अब हमारे सिस्टम जो इंडिया में है, सिस्टम क्या है इलेक्शन का, किस तरह से इलेक्शन होता है, किस तरह से हम हमारे सीएम को, पीएम को या हमारे लीडर को कैसे चुनाव में चुनते हैं, कैसे इलेक्शन होता है हमारे पूरे कंट्री में, वो हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास में अलग अलग तरह के इलेक्शन होते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं पूरे नेशनल लेवल के लिए, फिर बाद में बात करेंगे स्टेट लेवल के लिए, फिर बात करेंगे हमारे लोकल गवर्नमेंट जिसमें गांव वगैरह आते हैं, शहर होते हैं, अर्बन एंड रूरल एरिया में ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल, है ना। तो इलेक्शन पहले अगर हम बात करें तो लोकसभा का आता है जो जनरल इलेक्शन होता है, सबसे बड़ा होता है पीएम के लिए। और दूसरा जो इलेक्शन होता है वो विधानसभा के लिए होता है। विधानसभा यानी स्टेट असेंबली, जो हरियाणा का हमने देखा है कि स्टेट का, है ना। तो विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, है ना। और लोकसभा यानी पार्लियामेंट इलेक्शन या जनरल इलेक्शन, जो पीएम के लिए होता है ये, और ये होता है हमारा सीएम के लिए, ये ध्यान रखना है। तो दो तरह के इलेक्शन हुए। अब दे आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 ईयर। मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये है, 5 सालों के लिए पीएम के लिए और सीएम के लिए होता है, यानी लोकसभा और
विधानसभा के लिए होता है। ये बात आपके पल्ले पड़ जानी चाहिए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि इलेक्शन आर हेल्ड इन द ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे या विद इन अ फ्यू डेज। ये जो जनरल इलेक्शन होते हैं या फिर हमारे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, ज़्यादातर हमारे ये एक ही टाइम में, एक ही दिन में या कपल ऑफ डेज में करवा देने होते हैं, और इनको हम लोग जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा इलेक्शन, ये तो हो गया टाइप 1 इलेक्शन। दूसरा है टाइप 2 इलेक्शन, बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन यानी उपचुनाव। अब ये करवाने की कब नौबत और ज़रूरत पड़ती है? इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कंस्टिट्यूंसी और पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक कंस्टिट्यूंसी है, सीट, एरिया, उसके लिए करवाया जाता है। कब? टू फिल द वैकेंसी, एक कोई खाली जगह भरने के लिए। क्यों हो गई खाली जगह? बिकॉज ऑफ द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर। किसी मेंबर ने, जो MLA हमने बोला ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA, अगर उसकी डेथ हो गई है या उसने रेजिग्नेशन दे दिया है, अपनी सर्विस छोड़ दी है, तो उसकी जो पोस्ट है ना अब वैकेंट हो गई है, खाली जगह हो गई, तो उसको भरने के लिए उपचुनाव होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। टाइप 1 और ये हो गया टाइप 2। अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे थे, सीट की बात कर रहे थे, एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है यहाँ पे आप समझोगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है उसमें हम लोग पूरे कंट्री को, जैसे इसके लिए लोकसभा के लिए इलेक्शन होगा तो कंट्री विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और पार्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ द इलेक्शन। ये आपको समझना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग इस विधानसभा इलेक्शन की बात करें, सॉरी यहाँ पे तो एग्जाम्पल इसी का है, लोकसभा का ही। तो लोकसभा में जैसे यहाँ पे सीट होगी 48 महाराष्ट्र में। हमने 90 सीट कहाँ बोली थी? वो स्टेट असेंबली की सीटें थी, ठीक है ना, विधानसभा की सीटें थी, पूरे स्टेट के लिए थी वो। अब लोकसभा के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीटें होगी, अलग अलग आपके कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी। तो फॉर एग्जांपल 48 हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में आपके सीटें हैं। तो महाराष्ट्र को हमने जो ये देखो कलरफुल जो बनाए हुए हैं ना आपके, ये पार्ट्स बनाए हुए हैं, ये एरिया बनाए हुए हैं कि हमने 48 जो लोकसभा की सीटें हैं उनको हमने 48 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, फिर ये 2 है, ये 3 है ना, ये आप देख रहे हो 1 2 3। अब ये जो नंबर है यहाँ पे एक नंबर पे मान लो ये कौन सा, नंदुरबार। नंदुरबार हमारा एक हो गया कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके एक कैंडिडेट या फिर 2 या 3 4 कितने भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे लोग जितने रहते हैं वो उनके वोटर होंगे, और वो वोटर उन कैंडिडेट्स को, ए को, बी को, सी या डी, ये मान लो 4 जने खड़े हैं। अब 4 में से किसको देंगे वो उनके ऊपर है। अब ए को कितने मिले वो काउंटिंग हो जाएगा, है ना। तो जो जीता, मान लो डी वाले को बहुत ज़्यादा मिला ए बी सी से, उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारे इंडिया में इलेक्शन होता है। फिर देखो एक एग्जाम्पल हम लोकसभा का ले लेते हैं। जैसे लोकसभा इलेक्शन में कंट्री को डिवाइड किया जाता है 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। अब महाराष्ट्र को हमने 48 में ही किया था, है ना, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो वैसा ही हम लोग पूरे हमारी कंट्री जो होती है उस कंट्री को हम लोग डिवाइड करते हैं 543 एरियाज में या सीटों में, या फिर आपके MPs में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP हमने बोला ना, इसीलिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ये 543 क्या है, ये MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों का भी लोकसभा में ये ध्यान रखा जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग विधानसभा इलेक्शन की। इसमें स्टेट का होता है, स्टेट को हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे हरियाणा को हमने किया 90 में, वैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो MLA होता है और वहाँ पे MP होते हैं। लोकसभा में MP, स्टेट में आपके MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोनों का नाम फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। जैसे हमने लोकसभा का विधानसभा का किया तो ये हो गया नेशनल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और ये हो गया हमारा लोकल गवर्नमेंट के लिए। द सेम प्रिंसिपल, यही चीज़ें, जैसे कि डिवाइड हमको करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज को फाइनलाइज करना पड़ता है, तो वैसे ही हम लोग वार्ड्स में करते हैं गाँवों को फॉर पंचायत इलेक्शन, और वैसे ही वार्ड में डिवाइड करते हैं म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए शहरों को। ये गाँव के लिए पंचायत और हमारे सिटी के लिए म्यूनसिपल इलेक्शन, ठीक है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए।
देखो पहला हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूसीज, है ना। दूसरा आता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूसीज। अब उसमें जो 48 हमने महाराष्ट्र के देखे थे, उसमें कुछ स्पेसिफिक हमने रिजर्वेशन भी देखे रखा है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉलोनियल एक तो रूल का टाइम पीरियड, उसकी वजह से कुछ ऐसे सेक्शन ऐसे थे जो डिसएडवांटेज में जी रहे थे, वीकर सेक्शन थे। आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग जानते ही हो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो बहुत सारे ऐसे लोग और ऐसे कम्युनिटी है, सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा हमारे हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। सो रिजर्व्ड फॉर पीपल बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, ये कॉन्स्टिट्यूसीज में रिजर्वेशन मिलता है। ये सिस्टम है हमारा। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के इस चुनावी प्रक्रिया में जो लोकसभा का इलेक्शन था, हमने 22वां, ये देखो पालघर, और 42 में आपके ये दिखेगा सोलापुर, यहाँ पे ये जो रिजर्व किया हमने एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और वो शेड्यूल ट्राइब के लिए, है ना, कि भाई वहाँ पे जो 42 है ना, ये सोलापुर वाला, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के ही लोग, उन्हीं के कैंडिडेट, वोटर कोई भी हो सकते हैं लेकिन कैंडिडेट उन्हीं का ही होगा। इसी को तो रिजर्व बोलते हैं भाई। एक रिजर्वेशन क्या होता है? आप ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, जब सफ़र करते हो तो आपकी सीट को रिजर्वेशन कर देते हैं ना, उसके बाद में उस पर कोई नहीं बैठेगा, क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि आपने पर्टिकुलर एक बोर्डिंग लिया है एक पर्टिकुलर स्टेशन तक, तो रिजर्वेशन वहाँ तक होगा। तो वैसे ही एरियाज को भी रिजर्वेशन कर देते हैं कि ये एक पर्टिकुलर कास्ट को दिया जाएगा, ट्राइबल कम्युनिटी को दिया जाएगा, दूसरा कोई अलाउ नहीं होता। ऐसे ही हम वुमेन को भी रिजर्वेशन देते हैं, है ना। जैसे कि लोकसभा में हमने पूरे 543 में से 79 सीटें दी है हमने रिजर्वेशन में। कितनी? 79। किसको? शेड्यूल कास्ट को, ठीक है। और 41 सीटें हमने रिजर्वेशन करके रखा है 543 में से, किसके लिए? शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के लिए। द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू द वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पे भी, मतलब पंचायत के लिए भी और अर्बन जो हमारे म्यूनसिपल है उनके लिए भी हमने ये सिस्टम शुरू कर दिया है। फिर ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ की जियोग्राफी की साइज अलग होगी, कोई स्टेट बड़ा होगा, कहीं पे पॉपुलेशन कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, तो इसीलिए अलग अलग हो सकता है ये स्टेट लेवल पे। सिमिलरली हमने 1/3 जो सीटें हैं वो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में, जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ पे तो हमने रिजर्वेशन दिए ही है, लेकिन वहाँ पे भी वुमेन कैंडिडेट को भी 1/3, जो भी टोटल सीट होती है उसका 1/3 रिजर्व कर दिया है, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे इंडिया में, कि वुमेन को हमेशा डिस्क्रिमिनेशन मिला है, तो इसलिए उनको भी एम्पावरमेंट करने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सर्टेन कुछ हमारे वीकर सेक्शन है, क्योंकि ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये हमारे डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है। इसलिए इनको रिजर्वेशन की स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट ज़रूरत है। दिस विल डिप्राइव आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज ऑफ द वॉइस ऑफ ए सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आप चाहते हो कि भाई रिजर्वेशन ना मिले, तो प्रॉब्लम ये होगा कि पार्लियामेंट के और असेंबली जो है हमारी विधानसभा लोकसभा दोनों के ऊपर एक ऐसा सेक्शन जो है ना वो छूट जाएगा हमारी पॉपुलेशन से, जिसका कोई राइट्स नहीं होगा, वॉइस नहीं होगी। तो इसलिए हमने रिजर्वेशन दिया। तो ये बात सही है भाई, रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए। और किस लिए दिया? टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, ये चीज़ें रोकने के लिए मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बनाने वाले थे पॉलिसी मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने, दे थॉट ऑफ रिजर्वेशन फॉर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। इसलिए हम लोगों ने इसको मंजूर किया है ताकि उनका भी एडवांटेज मिल सके। तो बहुत अच्छी बात है। देखो कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई हमारी, है ना। फिर हमने रिजर्वेशन की बात कर दिया। जब ये डिसाइडेड हो जाता है तो अगला स्टेप, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इंडिया इज हैविंग फॉर द इलेक्शन, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, उसके बाद में हमारे रिजर्वेशन हो गए, अब आता है वोटर लिस्ट, उसके बाद में आता है वोटर लिस्ट कि कौन वोट करेगा कौन नहीं करेगा। मैंने एरिया वाइज बोला ना, तो उस एरिया में वो लोग जिनके पास में EPIC इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी वोटर लिस्ट में उसका नाम, एक इलेक्टोरल रोल होता है ये, इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ये भी आएगा। सो इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन टू
दोज वोटर्स हु आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये आपको पता होना चाहिए। द लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल और यू कैन आल्सो से 8 वोटर्स लिस्ट, इसको बोल सकते हो आप। ये कुछ इस तरह का होता है, फोटो के साथ में लगा होता है, ये वोटर लिस्ट है। और ये जो कार्ड है इनके पास में वो ईपीआईसी कार्ड है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने ये दिया है कि यहाँ पे हमने बोला कि वो कोई पर्टिकुलर एज पे अगर पहुँच जाए तो उनके नेम यहाँ पे होते हैं। तो कितना एज होना चाहिए कि जो भी सिटीजन 18 का है, चाहे मेल या फीमेल है, वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। सिटीजन हैव द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे जेंडर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका लैंग्वेज हो किस या रिलीजन, इन पे मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट टू वोट सबको मिला है, इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और हमने जो दी है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए कि भाई 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू जैसा सिस्टम होना चाहिए, ये हो गया। हमने कॉन्स्टिट्यूशीज, वोटर, रिजर्वेशन, ये सब हो गया। जो 4th नंबर पे आता है हमारा किस तरह का सिस्टम है, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। अब जो वोटर हम लोग हैं, वोट करने वाले हैं, किसको वोट करने वाले हैं, वो लोग कैसे नॉमिनेट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो भी 25 ईयर का होता है वो कैंडिडेट बन सकता है अपने पार्टी के सपोर्ट के थ्रू। सपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा उसे, जो नॉमिनेशन करवाना हो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करेगी कैंडिडेट को जो 25 ईयर का है, और उसे एक पॉलिटिकल जो पार्टी सिंबल होता है वो देगी, और साथ साथ में एक पार्टी टिकट दे देती है। तो इस तरह से वो उसका नॉमिनेशन हो जाता है। उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस होता है, अब अलग अलग पार्टी में जा सकते हो। उसके लिए क्या प्रोसेस है सर, पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, नॉमिनेशन फॉर्म, जैसे भर दिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये कुछ अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा। अब अलग अलग होती है, जैसे लोकसभा के लिए आप जाओगे तो अलग होगा, विधानसभा के लिए जाओगे तो अलग होगा, और लोकल गवर्नमेंट में 2 है हमारे पास में, ग्राम पंचायत और अर्बन म्यूनसिपल। तो अलग अलग वो जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपने भर दी। फिर एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, क्या उसमें लिखना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या नहीं। कोई भी कैंडिडेट अगर नॉमिनेशन करवाता है, पब्लिकली वो जाहिर करता है कि भाई मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं चल रहे हैं, मैं क्राइम से थोड़ा फ्री हूँ, थोड़ा नहीं पूरा फ्री हूँ। डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, जो भी उसकी संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में भी उसे लिख देना है कि इतने इतने मेरे पास में है। क्यों? क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन सबको मिला हुआ है, अपने लीडर के बारे में इतना पता होना चाहिए, यहाँ तक कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी पता होनी चाहिए। लेकिन एजुकेशन मतलब यार ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई लीडर है, पब्लिक सर्विस करेंगे वो, तो एजुकेशन डिग्री मतलब ज़रूरी है या नहीं है। तो इसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। तो थोड़ा देख लेते हैं, हमारी कंट्री में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख देना किसी लीडर के ऊपर विल गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर ए रीज़न। एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे आपको दिख सकता है, क्योंकि ये क्या करेगा कि मेजोरिटी जो सेक्शन है हमारी, वो राइट टू एजुकेशन की वजह से तो अभी तो एजुकेशन ले रही है, लेकिन पहले के पुराने लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन को डिप्राइव्ड हो चुके हैं, उन्हें एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिला है। तो ऐसे जो लोग हैं तो फिर तो उन्हें फिर ऐसा लगेगा भाई मेरे पास में मैं नॉमिनेशन नहीं कर पाऊंगा। उस वजह से डेमोक्रेसी में हमने बोला कि चलो थोड़ा बहुत आप बता दो, अगर है तो ठीक है, लेकिन एजुकेशन होना ही चाहिए। ये एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है। फिर आता है कैंपेनिंग होती है, क्योंकि देखो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, रिजर्वेशन हो गया, वोटर लिस्ट आ गई और ये सब प्रोसेस। अब इलेक्शन कैंपेन, अब इलेक्शन में हमने चौधरी देवीलाल जी को देखा, आए थे 5 घंटों से, लोग यार क्या लेट किया, यार क्या टाइम हुआ, देखो ना, ऐसे लोग बोल रहे थे। फिर भी ऑर्गेनाइजर बोल रहे अरे आ जाएंगे, गाड़ी जब कोई भी गुजरती वहाँ से वो आ गए, हमारे करण अर्जुन आ गए, ऐसे ऐसे वो बोलते थे। तो इलेक्शन कैंपेन वही है ना। तो 2 हफ्ते पहले जब भी अनाउंसमेंट हो जाता है कि भाई अब हमको पोलिंग करवाना का है, उस डेट के आसपास यहाँ पे और इनका जो नॉमिनेशन हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है कैंपेनिंग, इलेक्शन की रैलियाँ। इसमें क्या करते हैं वो अपने वोटर से कांटेक्ट करते हैं, एड्रेसिंग करते हैं ना, मतलब अलग अलग जगहों पे जाते हैं। और लीडर क्या करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, एड्रेस करते हैं, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो सपोर्टर्स को मोबिलाइज करती है, पब्लिक अटेंशन को बटोरती है, और न्यूज़पेपर भरे पड़े रहते हैं आपके इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ और स्टोरीज, डिबेट, ये इसने ये किया, ये देखो इसने ये प्रॉमिस किया है, ये इनका एजेंडा है,
बहुत सारे स्लोगन भी यूज करते हैं। जैसे गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है, नारा, इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए ना, तब दिया था, गरीबी हटाओ, बराबर। ये तब जाके लोगों का अटेंशन हुआ कि अगर इनको वोट करेंगे ना तो ये गरीबी हटा देंगे। पता नहीं गरीबी या गरीब मैं बोलूँगा नहीं। सेव डेमोक्रेसी, फिर 1977 में जो इमरजेंसी लग गई थी, इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दिया था, लॉकडाउन जैसा हो जाता है 2 सालों के लिए, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लोगों के गायब हो गया, डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा हो गया। तो इन्होंने, जो हमारे जनता दल के लीडर थे, उन्होंने ये नारा दिया, सेव द डेमोक्रेसी, तो लोगों का टेंशन पूरा उधर चला गया, अरे ये अच्छे है। इस तरीके चलते रहते हैं। फिर लैंड टू द टीलर, अब टीलर कौन है? जो फार्मर से नीचे जो काम करते हैं ना उनके लैंड पे, तो लैंड लेस लेबरर, उनको जमीनें मिलनी चाहिए। ये लेफ्ट फ्रंट ने दिया था कब? बंगाल असेंबली इलेक्शन हुआ था 1977 में, तब दिया था। और फिर प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ये हमारे एनटी रामाराव ने यूज किया था इस स्लोगन का तेलुगु देशम पार्टी में, कब? आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन 1983 में। तो अलग अलग मतलब पार्टी के लीडर ने, इन लीडरों ने स्लोगन के थ्रू लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों का अटेंशन लिया, एड्रेस किया इलेक्शन मीटिंग्स को, कांटेक्ट किया वोटर से। ये कैंपेन के नेचुरल फंडा होते हैं बच्चों, है ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जब भी इलेक्शन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो सम सर्टेन लॉ, इलेक्टोरल लॉ, कुछ नियम कायदे होते हैं, उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे कौन से कानून हैं और कौन उन्हें अप्लाई करता है, हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट्स कैन, अब यहाँ पे इलेक्शन जो लॉ है, इलेक्टोरल लॉ भी आप बोल सकते हो, इसके हिसाब से कोई भी पार्टी हो आपकी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, लोक दल, XYZ, मतलब कोई भी पार्टी या उसका कोई भी कैंडिडेट नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे सर्टेन उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। कौन सा है? जैसे दे कैन नॉट ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, रिश्वत का काम वो नहीं कर सकते। अपने वोटर्स को अटेंड करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइबिंग का काम नहीं कर सकते। मतलब रिश्वत देते हैं ना, मतलब पैसा देते हैं कि भाई मुझे वोट देना, तो फिर आपको ऐसा ये लो, इस तरह का पेमेंट वगैरह, लेन देन वगैरह नहीं होता है भाई साहब। दे कैन नॉट आल्सो थ्रेटन, लोगों को वो है ना धमकी भी दे के वोट बैंक नहीं कर सकते। ये साफ साफ इलेक्शन लॉ में ऐसा बोला गया है। अगर मान लो ऐसा कोई करता है तो पनिशमेंट ऑटोमेटिकली मिलेगा। कौन देगा, ये सब आपको इसमें अभी अगले टॉपिक में पता चल जाएगा, है ना, इसी चैप्टर में। फिर देखो, दे कैन नॉट आल्सो अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, धर्म और जाति के नाम पर वोट आप नहीं मांग सकते हो, है ना। मैं आपके धर्म का हूँ, मैं आपके कास्ट का हूँ, मुझे वोट दो, इस तरह के नहीं। यूज, दे कैन नॉट यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन के जो कैंपेन हमने अभी बात किया था ना, तो उनमें गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट आल्सो स्पेंड मोर देन 25 लाख रुपीज इन द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन, जो लोकसभा के पूरे देश के लिए अगर इलेक्शन हो रहा है ना, तो 25 लाख से, इस अमाउंट से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं कैंपेन में। जैसे कि वो एडवर्टाइजमेंट में उनके वर्कर्स वगैरह ये करते हैं ना, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते 25 लाख। फिर अगर असेंबली इलेक्शन हुआ स्टेट में, जैसे हरियाणा में वगैरह हुआ ना स्टेट वाइज, तो वहाँ पे आप 10 लाख से ज़्यादा स्टेट असेंबली इलेक्शन में, उससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो। और क्या, एंड दे कैन नॉट यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, अपने इस चुनावी राजनीति के लिए वो कभी भी किसी धार्मिक जगहों का यूज नहीं करेंगे कि भाई इससे क्या होता है कि उन्हें लगता है आपके वोटर जो है ना एक मेजोरिटी वाले कम्युनिटी के लोग हैं, तो माइनॉरिटी बेचारे दब जाते हैं, इसीलिए ये भी नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते हैं? दे कैन नॉट यूज गवर्नमेंटल व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, ये इनके ऊपर पाबंदी लग जाती है हमारे इलेक्शन लॉ की वजह से, तो ये लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ये सब है क्या, इनको कुछ नाम भी बोलते हैं ना, इलेक्शन लॉ तो है ही है। दिस इज अ सेट ऑफ द नॉर्म्स, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स अलोंग विद एवरी वर्कर्स ड्यूरिंग द कैंपेन और इलेक्शन टाइम।
जब भी होता है हमारा इलेक्शन का टाइम हो तब ये सबको फॉलो करना पड़ता है। इनको हम ज़्यादातर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन के लिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आचार संहिता हम बोल सकते हैं। तो आचार संहिता लागू होने के बाद में वो ये नहीं कर सकते। अब आगे हम जो ये भी एक स्टेप है, फिर पोलिंग एंड काउंटिंग। अब पूरी तरह से इलेक्शन का दिन आ गया, अब वहाँ पे उसके बाद में काउंटिंग भी, ये चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। द फाइनल स्टेज of our system of the election for election is the day when the voters cast their poll or poll their vote, है ना। यानी कि अब ये हमारा एक फाइनल से और फाइनल वाले स्टेज आ जाती है जहाँ पे इलेक्शन होते हैं उस दिन पे, जब सारे वोटर्स अपने 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 वोट देते हैं। जनरली and usually this day is also known as election day, voting day भी बोलते हैं हम लोग, चुनावी दिवस। इस दिन क्या होता है, एवरी पर्सन जो भी एलिजिबल है whose name is also on the voter list, ये वोटर लिस्ट पे अगर उस जिस किसी का भी नाम होता है अपने नियर बाई कॉन्स्टिट्यूशीज में, तो दे गो टू नियर बाई पोलिंग बूथ, अपने उस पोलिंग बूथ पे जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ वो जाते हैं। ये कहाँ पे होता है, जनरली सिचुएटेड इन अ लोकल स्कूल में होगा, आपके गवर्नमेंटल जो पब्लिक स्कूल होती है वहाँ पे हो सकता है, या उनकी कोई ऑफिस में ये पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं ताकि लोगों को कन्वीनियंस रहे। वंस द वोटर गोज इनसाइड द पोलिंग बूथ, जब भी जैसे वो जाते हैं वहाँ पे, द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई देम और हर। अब इनके पास में EPIC होता है, मैंने बोला बार बार, क्या होता है वो, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। वोटर लिस्ट में नाम चेक करके देखते भाई ये बराबर है। देन पुट मार्क ऑन द फिंगर, हाथों पे इस तरह से सही लगा देते कि भाई आपका बराबर हो गया है, इलेक्शन में आप एकदम आइडेंटिफाइड कर लिए गए हो, आप एलिजिबल वोटर हो। एंड देन फाइनली अलाउ हर टू कास्ट द वोट। इस तरह से उन्हें, मतलब ये सभी के लिए, सारे सिटीजन जो 18 और 18 प्लस हो चुके हैं उनके लिए होता है। अब an agent of each candidate also allowed to sit inside the polling booth and to ensure that the voting takes place in a free and fair manner. एक एजेंट को जो भी जैसे कि अलग अलग कैंडिडेट के वोटिंग हो रहे हैं तो उन कैंडिडेट का एक एजेंट भी वहाँ पे बैठता है ताकि भाई देख सके वो कि इलेक्शन बराबर ढंग से कर तो रहे हैं, मतलब है ना, मतलब थ्रेटन वगैरह ये कोई है ना प्रॉब्लम, कोई रिश्वत तो नहीं दे रहा है कि भाई अंदर जाके मुझे वोट देना, नहीं तो आप, है ना इस तरह का नहीं, आराम से, मतलब एक तरह से वो सब चीज़ें मतलब सुपरविजन में होती हैं ताकि फ्री एंड फेयर, हमने बोला भाई डेमोक्रेटिक इलेक्शन के क्या फीचर्स है तो वो हो सके। अर्लियर वोटर्स यूज टू कास्ट देयर वोट ऑन द बैलेट पेपर, इस तरह का कुछ बैलेट पेपर होता था, बॉक्स में उसको डाल दिया जाता था इस पेपर सीट में, जो कि बैलेट पेपर जो होता था ना वो एक पेपर सीट होता था, ऑन विच द नेम्स ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स along with their party name and symbols were mentioned or listed। वो उस पेपर पे होते थे, जैसे वो पर्ची बनाते थे उसके बाद में बॉक्स में डाल देते थे कि भाई मैंने A पार्टी को दिया या B पार्टी को दिया, जैसे जैसे उनके वहाँ पे वो बाद में जैसे ही वो बॉक्स खुलते हैं, काउंटिंग होता है भाई पर्ची कितनी सबकी है, काउंटिंग होता है भाई इनकी पर्चियाँ बहुत निकली तो A वाली पार्टी जीत गई क्योंकि एक ही पर्ची ज़्यादा निकल गई। अब इस तरह से, लेकिन आजकल बच्चों थोड़ा सा चेंज हो गया। नावेडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो मैं बार बार EVM बोल रहा हूँ ना, उसका यूज होता है टू रिकॉर्ड द वोट्स। कैसी होती है वो, ये देखो आपको दिखाई दे रही है ना, कुछ तो उस तरह। अब इसके बारे में और बताऊँ आपको, ये देखो EVM जो है ना एक तरह की ऐसी मशीन होती है दैट कंटेन्स नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिम्बॉल्स। अभी यहाँ देखो, यहाँ नेम के लिस्ट होते हैं, फिर यहाँ पे पार्टी के सिम्बॉल्स होते हैं, है ना। अब ये क्या है सर, दे आर द बटन्स, ये बटन्स होते हैं। वोटर हैज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ही और सी वांट्स टू गिव द वोट, जिसको भी देना है। अब जैसे यहाँ पे इनको देना मुझे, तो यहाँ पे मैं फिंगर दबा दूंगा, बटन दब गया, वोटिंग हो गई, चलो भाई चलो अगला। अब अगले के बाद में जब भी लास्ट पूरा ये हो जाएगा पोलिंग, उसके बाद में ये मशीन जो होती है हमारी, उनको सील कर दिया जाता है एक तरह से, है ना, एंड देन टेकन टू ए सिक्योर प्लेस, और एक जगह पे रख दी जाती है जो सिक्योर, मतलब कोई ऐसा ना करे कि भाई वापस कुछ भी, मतलब एक तरह से जो अनफेयर हो।
ईवीएम मशीन्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसीज आर ओपन, और उसके बाद में एक नियत दिन यहाँ पे सेट हो जाता है कि भाई अब हम लोग काउंटिंग करने वाले हैं, तो उसके बाद में काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। कैंडिडेट्स वो सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी, एरिया है ना, तो उस एरिया में पर्टिकुलर किसी ने ज़्यादा वोट लाया है कोई, विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एंड विनर, उससे फिर घोषित या विजेता मान लिया जाता है। तो ये है हमारा ईवीएम मशीन का सिस्टम, है ना। अब मुझे मेरे इलेक्शंस को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक देखना है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? क्योंकि सर वी गेट lot of informations about unfair practices usually happen or take place in the elections. Newspapers, television channels, some articles, reports often refer to such allegation. Most of these reports are having some problems like this or issues containing like this. अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इलेक्शन में तो सर अनफेयर प्रैक्टिसेस चलता रहता है, कॉमन है, ये तो डेमोक्रेसी है तो कॉमन तो है ही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास में। क्यों डर रहे हो? डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं यहाँ पे, कुछ ये एलिगेशंस होते रहते हैं कॉमनली, है ना। तो कौन कौन से? जैसे कि आप देख सकते हो, एक पार्टी एलिगेशन लगाती है, एलिगेशन यानी आरोप लगा देती है कि भाई फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। कुछ लोग हारने के बाद में बोल देते हैं कि भाई ये तो एक तरह से वोट बैंक हो गया, आपने जो सही जो लोग थे, जेन्युइन जो नेम थे, उनके तो वोटर लिस्ट में आपने नाम डाले ही नहीं, ये जो फेक है, फेक वोटिंग कर दिया आपने, अपने लोगों को बैठा दिया। एलिगेशन है, दैट ट्रिक्स होते रहते हैं, चलते रहते हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस, लेकिन रियलिटी कौन चेक करेगा भाई? डेमोक्रेटिक इलेक्शन है तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे ही आप पहले एलिगेशन पढ़ लो कि ये कुछ आम बातें हैं जो चलती रहती है, इसको ध्यान रखने के लिए हमारे पास में भी कुछ हथियार है। क्या है हम बात करेंगे बच्चों, डोंट वरी। और कौन सा क्या होता है न्यूज़पेपर और टेलीविजन रिपोर्ट्स में? मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का, कि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है, ऑफिशियल्स है, आपने मिसयूज किया है ना। और क्या होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज ने बहुत ज़्यादा, जो लिमिट हमने देखी थी 25 लाख पूरे नेशन के लिए और 10 लाख स्टेट के लिए, उससे ज़्यादा आपने यूज किया है। इंटिमिडेशन ऑफ द वोटर्स एंड रिगिंग की है आपने पोलिंग बूथ पे, है ना, बूथ कैप्चरिंग वगैरह ये सब किया है, ये चलता रहता है। इसके लिए हमारा यहाँ पे आ जाता है नेशनल इलेक्शन कमीशन, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये इंडिपेंडेंट क्या है, इसको थोड़ा समझना चाहिए, और क्यों इंडिपेंडेंट बनाया गया है ये भी इसमें टॉपिक होंगे आपके। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि ये किसी गवर्नमेंट के ऑर्गन पे, गवर्नमेंट के मेंबर पे या गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है, खुद ही ये आत्मनिर्भर है। अगर मान लो गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है ना, तो ये उनको भी एक तरह से उनके इलेक्शन को रद्द कर सकता है, रीपोल करवा सकता है, इतना पावर होता है। देखते हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में। इन आवर इलेक्शंस ऑफ द कंट्री, These are conducted by independent and very powerful election commission. हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो एक पावरफुल इलेक्शन कमीशन के थ्रू होते हैं। ये क्या है? इट इज अ बॉडी इन चार्ज ऑफ कंडक्शन एज वेल एज कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन, ये ध्यान रखना। इट आल्सो एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉय। जैसा न्यायपालिका, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास में जो पावर पोजीशन रहती है ना, इंडिपेंडेंस, वो वैसे ही हमारे इलेक्शन कमीशन को मिलती है। गवर्नमेंट को मतलब यहाँ पे वो डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो हमारे फर्स्ट सिटीजन है प्रेसिडेंट, वो इन्हें अपॉइंट करते हैं, है ना। जैसे 2014 के हमारे VS संपत जनरल इलेक्शन के टाइम में चीफ कमिश्नर रहे हैं फॉर इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के लिए वो फिर आंसरेबल नहीं होते हैं। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज, इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट। ये भी ध्यान रखना है कि जब भी एक तो प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं लेकिन वो आंसरेबल नहीं होते हैं, है ना। उनका काम खाली प्रेसिडेंट का क्या, अपॉइंटमेंट करने का, रिमूवल का काम नहीं होता है। तो कैसे हटाएंगे? जो जजेस का हमने बोला ना,
जुडिशरी का जैसा पावर है वैसा ही है। तो जजेस को कैसे हटाते हैं? इम्पीचमेंट मोशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन वाला जो 4th चैप्टर है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा, है ना। डोंट वरी, अगला चैप्टर ही आपके लिए तैयार है, ये कैसे हटते हैं। एंड लेकिन बाकी किसी गवर्नमेंट के या रूलिंग पार्टी के पास में ऐसा पावर नहीं हो पाता है कि वो उन्हें रिमूव कर सके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये ध्यान रखना बच्चों। तो ये है हमारे इलेक्शन कमिश्नर के और इलेक्शन कमीशन के काम। हम थोड़े से और इसके फंक्शन के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं कि इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन, है ना। जब भी अनाउंसमेंट होता है तब से लगा के रिजल्ट तक। इट आल्सो इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमने बोला कि भाई ये चीज़ें नहीं कर सकते कोई भी पार्टी या इसके कैंडिडेट। एंड आल्सो पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट, जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हमने बात किया ना, तो उनको वायलेशन के चार्ज पे पनिशमेंट करने का काम ईसी इलेक्शन कमीशन को होता है। वो हमारे कमिश्नर साहब करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। जब भी इलेक्शन का टाइम शुरू हो जाता है, दौर शुरू हो जाता है, वो इलेक्शन कमिश्नर कैन आल्सो ऑर्डर, वो तब भी ऑर्डर दे सकते हैं। कौन से ऑर्डर? गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन भी जारी करवा सकते हैं कि भाई इस तरह से होना चाहिए। आल्सो प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल, जो भी रिसोर्सेज थे, पावर थे, ऑफिशियल थे, उनको रोकने के लिए भी बोल सकते हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी पार्टी को, कैंडिडेट को। आल्सो ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रांसफर इधर उधर करवा सकते हैं वो। जैसे कि गवर्नमेंट टीचर हैं तो उनको बूथ इंचार्ज बना दिया। मतलब इलेक्शन के लिए अलग अलग हमारे अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी वगैरह। आप जब इलेक्शन के टाइम में जाओगे तब पता चलेगा। तो इस तरह का मतलब ये सब ऑर्डर कर सकते हैं। और जब यहाँ देखो, वन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब वो इलेक्शन के ड्यूटी में रहता है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड नॉट द गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना पावरफुल है कि जब भी इलेक्शन की ड्यूटी पे सब होता है ना, तो सब उन्हीं की ड्यूटी पे होते हैं, गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी नहीं होती है उनकी। ये ध्यान रखना भाई साहब। तो ये है। और हम लोग देखते थे और ज़्यादा थोड़ा सा इलेक्शन से रिलेटेड, मतलब डेमोक्रेसी कैसे, आपके डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन है वो कैसे डेमोक्रेटिक हुए। इन द लास्ट 25 ईयर्स की अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एक्सपेंडेड। Very common now for the election commission to reprehend the government and administration for the lapse. जब भी गवर्नमेंट लैप्स होती है तो तुरंत मतलब उन्हें ऑर्डर देने का पावर आ जाता है भाई साहब, है ना। पूरा के पूरा मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर में आ जाता है। वन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन, अगर उन्हें ऐसा लगे द पोलिंग वाज नॉट फेयर इन द सम बूथ्स और कंस्टिट्यूंसीज और एंटायर कंस्टिट्यूंसी, दे ऑर्डर ए रीपोल। जब भी उन्हें ऐसा ओपिनियन में आया कि भाई यहाँ ढंग से अनफेयर हुआ है, ढंग से नहीं हुआ है, अनफेयर हुआ है, तुरंत के तुरंत वहां पर रीपोल का ऑर्डर दे देते वो। वापस चुनाव, जीत गई पार्टी तो भी वापस चुनाव। मैंने क्या बोल दिया? वापस हो गया ये इलेक्शन। इस तरह से द रूलिंग पार्टीज ऑफन डोंट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज। भाई ऐसा तो किसको पसंद आएगा? मैं जीती हुई पार्टी हूँ, मेरे को वापस इलेक्शन का बोलोगे तो फिर वापस मेरे को तो पसंद नहीं आएगा ना। बट दे हैव टू फॉलो, ओबे देम। This would not have happened if the election commission was not independent and powerful. अगर मान लो हमारा इंडिपेंडेंट और पावरफुल इलेक्शन कमीशन नहीं होते, गवर्नमेंट की ही मतलब वो सुनते, तो फिर सोचो कि ये सब कुछ हो जाता। लोग अनफेयर प्रैक्टिसेस करते। अभी जो हमने एलिगेशंस पढ़े ना, वो सब वास्तव में ऐसा कर ही देते। एलिगेशन मतलब एक तरह से आरोप है, कोई सत्यता नहीं है। सत्यता की जांच करने का मतलब जो ट्रू जो है या ट्रू फॉल्स का चेकिंग करने का पावर हमारे पास में इलेक्शन कमीशन के पास रहता है ना। अब पॉपुलर पार्टिसिपेशन देखते हैं बच्चों। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्न आउट फिगर। लोगों के किस तरह से पार्टिसिपेशन को चेक करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है टर्न आउट फिगर। जनरली ये इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स वो एक्चुअली कास्ट देयर वोट। मतलब जो जैसे 100% पॉपुलेशन है उसमें से 70% लोग ही वोटिंग पे जाते हैं, और उसके बाद में 70 क्योंकि उनके पास में EPIC है 70% के पास में। अब 70% वोटर है, लेकिन उसमें से गए 60% एक्चुअली, है ना, क्योंकि काउंटिंग वगैरह होता है तब पता चल जाता है। तो वो जो 70 थे जिसमें से 60 गए हैं, जो 60 है वो है हमारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन और टर्न आउट फिगर। ये ध्यान रखना आपको, टर्न आउट फिगर या पॉपुलर पार्टिसिपेशन।
अच्छा, ये करने से क्या पता चलता है? इससे ये सब पता चलता है कि भाई किसी पर्टिकुलर कंट्री में क्या सिस्टम चल रहा है, वो आगे चल रही है या पीछे चल रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर 50 ईयर्स का अगर हम लोग देखें हमारे लास्ट प्रीवियस के, तो ये जो पीपल्स पार्टिसिपेशन या टर्नआउट फिगर हुआ ना यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, वो बहुत कम हुआ है। लोग मतलब वोटिंग के लिए बहुत कम जाते हैं वहाँ पे। क्यों कम जाते हैं वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ये है कि वो बहुत कम हो गए। अब इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जबकि इनके अलावा जैसे यूरोप में और अमेरिका के अगर हमारे इंडिया से हम अगर कंपेयर करें, तो इंडिया में स्टेट वाइज आप देखोगे तो ये स्टेबल रहा है ना। एक मतलब एक तरह से लोग बराबर जैसे प्रीवियस ईयर्स गए हैं ना, वैसे अभी भी जा रहे हैं, या फिर एक्चुअली गॉन अप, वो हमेशा आगे बढ़ा ही है। मतलब एक तरह से रडार में ये हम लोग आगे बढ़े कि भाई हम लोग आगे और इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि कॉमनली ऐसा दूसरे कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे वेस्ट बंगाल में आप देखोगे 1996 में ये इतना था, 82 था लोगों का पार्टिसिपेशन करने का एक्चुअल परसेंटेज, जो 2011 में 84 हो गया, मतलब बढ़ा ही है ना। तो ये थोड़ा सा आप बोलोगे सर यहाँ तो घट गया है ना। हाँ, तो यहाँ पे घटा है, लेकिन ओवरऑल में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ओवरऑल, है ना। तो ये थोड़ा सा एक बहुत अच्छी बात है। अब इंडिया में एक तो आप देख सकते हो कि भाई ज़्यादा क्यों है, यूरोप में कम क्यों है। तो इंडिया में पुअर लोग हैं, इलिटरेट है, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, दे वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। धनवान, धनी, अमीर लोगों की अपेक्षा में, उनकी कंपैरिजन में अगर बात करें, तो हमारे यहाँ पे गरीब लोग, अशिक्षित लोग, जो एजुकेशन के बारे में नहीं पता है उन्हें, और बहुत ज़्यादा जो डिप्रेस्ड क्लासेस में रहे हैं, उन्हें कभी भी प्रिविलेज नहीं मिले हैं, तो वो लोग हमेशा आगे आए हैं, बढ़ चढ़ कर वोटिंग के लिए आए हैं। क्यों आए हैं वो भी देखेंगे हम लोग। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि रिच एंड प्रिविलेज लोग, हमारे अगर इंडिया में अगर बात करें तो ये लोग वोटिंग के लिए कम जाते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये लोग ज़्यादा जाते हैं और ये लोग कम जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जैसे। यहाँ आप देख सकते हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर बात करें, तो पुअर पीपल, अमेरिकन्स एंड हिस्पैनिक्स, ये कुछ लोग हैं जो पुअर है, इलिटरेट है, अंडर प्रिविलेज्ड है, दे वोट मच लेस देन द रिच एंड वाइट पीपल और प्रिविलेज्ड सेक्शन। इनसे थोड़ा ज़्यादा करते हैं, ये थोड़ा सा रहता है। अब क्यों ऐसा गैपिंग है? क्योंकि कॉमन पीपल जो भी होते हैं, आपके इंडिया में नहीं, आप कहीं पे भी देख सकते हो, दे अटैच ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्शन। उन्हें लगता है भाई इलेक्शन है, चुनाव है, कुछ नया होने वाला, हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे। Gone as the days, those were old and bad. Nowadays, we are expecting the new days, happy full days will be coming. ऐसी उनकी expectation रहती है. Feel also they that through the election they can bring pressure on the political parties to adopt policies, programs favorable to them. ये इनके हो सकते हैं. They also feel that their vote matters in many things आर रन इन द कंट्री। उन्हें ऐसा भी लगता है कि भाई जो भी चीज़ें चल रही है, तो वोटिंग जो है ना उनके करने से वो मैटर करती है। उनका ये एक तरह से अनुमान है। द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स इन द इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बिन नाउ इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और अदर पॉलिटिकल पार्टीज। आजकल ये भी एक ट्रेंड में चल रहा है कि भाई हम लोग एक दूसरी किसी भी पार्टी से जुड़े होते हैं, तो अलग अलग लोगों का ये ट्रेंड चलेगा, है ना। सब एक ही पार्टी के पीछे नहीं जाएंगे। अगर एक ही जाते हैं तो वन पार्टी सिस्टम हो जाता है ना। यहाँ हमारे इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। 1 out of every 7 वोटर्स इज ए मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये बात एकदम ट्रू हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, मतलब जो इलेक्शन के जो नतीजे हैं उसके बाद में सब लोगों को एक्सेप्ट कैसे हो जाते हैं कि भाई हमारे जो देवीलाल जी है वो सीएम बन गए। तो लोगों ने मतलब एक्सेप्ट कैसे कर लिया? मेजोरिटी में तो वोट लाई है, तो ये जो हमने क्या बोला मेजोरिटी में वोट लाए हैं, ये मैंने कैसे मान लिया? और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन इज इन द आउटकम इटसेल्फ। एक तो इलेक्शन के रिजल्ट में ही एक आपका आंसर छुपा है। दूसरा है द आउटकम्स ऑफ इंडियाज इलेक्शंस स्पीक फॉर इटसेल्फ। ये जो नतीजे हमारे इंडिया में चुनावी, वो बता देते हैं इनके बारे में कि लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं, है ना। देवीलाल जी सीएम बने हैं। द रूलिंग पार्टीज, एक ये भी हुआ है
कि जो भी रूल करने वाली पार्टी रही है हमारे इंडिया में, lose election in India both at national as well as state level whenever there were elections. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 15 years, the ruling party lost. जैसे कांग्रेस रूल कर रही थी, हटी वो, उसके बाद में लोकदल आया और लोकदल ने भी रूल किया, वो भी हटी। तो हाँ, ये भी हमने अब तक 50 सालों में ये भी देखा, अगर आप ट्रेंड देखोगे तो एक पार्टी कंटिन्यूसली 50-60 सालों से ज़्यादा रूल नहीं कर पाई। इससे ज़्यादा क्या, मतलब 15-20 साल से ज़्यादा रूल नहीं कर पाई। कांग्रेस की बात अलग है, स्टार्टिंग में कांग्रेस डोमिनियन था और एक ही पार्टी यहाँ पे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जैसी आईएनसी थी जिसने भारत को आज़ादी दिलाई, उस समय था। लेकिन अब क्या है, अब डेमोक्रेसी का बारे में एक्सपेंशन और हो रहा है। आपने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की स्कोप बढ़ रहे हैं। अब ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। दैट इज द एक्सेप्टेंस कि आप जो यहाँ हमारे सामने कर रहे हो वो सही है ना। लोग मतलब इसका प्रोटेस्ट नहीं करते, एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। जबकि अगर कंपैरिजन करोगे हमारे यूएस से, सो इन द यूएस एन एक्यूमेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंट एट रेयरली लूज एन इलेक्शन, while in India, यहाँ पे वर्ड आएगा आपका, while in India about half of the sitting MPs और MLA lose election। अब देखो यूएस में क्या होता है कि मतलब वो रेयरली ही अपनी पार्टी से या इलेक्शन से अपने रिप्रेजेंटेशन को खोते हैं, जबकि यहाँ इंडिया में MP MLA बदल भी जाते हैं। मतलब वो अपनी सीटों को कॉन्स्टिट्यूंसीज में मतलब एक तरह से उनका छूट ही जाता है। तो लोगों का अट्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना, मतलब वर्डिक्ट, पीपल्स वर्डिक्ट ऐसा रहता है कि वो उन्होंने जो चुना ना, पार्टी भी मानेगी, हम लोग भी मानेंगे, ऐसा होता है। तो पीपल्स पावर हमारे पास में देखने को हमें मिलता है। फिर और क्या होता है, कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द बाइंग वोट्स एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज देयर इलेक्शंस। अब ये भी हुआ है, मनी जो बाहुबली वाले लोग थे, क्रिमिनल आइडियोलॉजिकल जो हमारे लीडर थे, वो उन सब ने आज भी हमारी, आप स्टार्टिंग से अभी तक देखोगे ना, तो ऐसा कोई हमारे यहाँ पे लीडर नहीं रहा है कि जो भुजबल से या बाहुबल से राजनीति में आया है। हाँ, मतलब वहाँ पे साइड में उनके काम चलते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा एकदम सारे के सारे पाक है, पवित्र है, अच्छे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा एक पूरा हिस्ट्री बताता है कि यहाँ पे इस तरह से हुआ है, इस वजह से हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। Bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party। हारी हुई पार्टी ने मान ही लिया कि भाई लोगों ने जो भी किया है, अभी वोट नहीं दिया है तो नहीं दिया है, इस तरह से उनके आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं चैलेंजेस के बारे में कि आजकल है ना फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रहे इलेक्शन, या फिर उनमें मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि फ्री एंड फेयर नहीं हो पा रहे इलेक्शन। तो पहला आता है हमारे यहाँ कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी। अब जिनके पास में ज़्यादा पैसा है वो बड़ी पार्टी, अब बड़ी पार्टी के पास में क्या बिग एडवांटेज हो जाएगा, है ना। अब छोटी पार्टी का क्या होगा, एक तो ये एक चैलेंज है ना। तो हमें इस तरह से मतलब एक तरह से इक्वालिटी इनको देना चाहिए। ये मैं सॉल्यूशन भी साथ में दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप। फिर दूसरा क्या चैलेंज है सर, क्रिमिनल कनेक्शन। बहुत सारे लीडर का, कैंडिडेट का आप देखोगे तो वो क्रिमिनल आइडियोलॉजी होती है ना। वो कभी कभी ब्राइब देते हैं, कभी कभी थ्रेटन कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें नोटिस में आने चाहिए हमारे इलेक्शन ऑफ इंडिया के जो कमिश्नर है उनके माइंड में, ताकि क्या है कि ये सब चीज़ें जो है ना चैलेंजेस वो ख़त्म हो सके। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर दस गिवन टू द रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। कुछ ऐसी फैमिली है जो अपने पार्टी पॉलिटिक्स कर देती है, कुछ टिकट अपने ही मामा को, चाचा को, रिलेटिव्स को दे देते हैं, है ना। इसीलिए तो बोलते हैं विधायक है चाचा हमारे, देख लेना, ये बराबर देख लिए तुम अभी। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस। एक तो चॉइस बहुत कम रहता है लोगों के पास में, है ना। तो ये भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों, है ना। फिर स्मॉलर पार्टीज, ये हमने पहले भी बात किया, लेकिन यहाँ पे और भी है कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि भाई छोटी मोटी पार्टी के बीच में जो गैपिंग है वो बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज वाला हो सकता है। अलग अलग आप फील्ड पे आप देख सकते हो। इस तरह से बच्चों हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है, आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश है ना। कुछ मैं फिर भी आपके लिए कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके आया हूँ, जो जैसे कि आप इसको
देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सारा दिया है, कुछ नए नए वर्ड्स आए इसमें, बहुत कैप्चरिंग क्या होता है। आप इस वीडियो को रोक के आप आराम से पढ़ सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड वाले मैंने टॉपिक बना दिए इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि एरिया वगैरह होता है, तो ये सब है ना। फिर नेक्स्ट और भी बनाए हैं, तो कौन कौन से, जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है, रिगिंग क्या होता है जो बीच में आया था, है ना। तो ये सब चीज़ें। सो बच्चों, थैंक यू ऑल एवरीवन फॉर कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड आई ऑलवेज यू विल कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। अगर मैंने वास्तव में जैसे वीडियो में हमने बोला कि भाई अच्छा सा है, तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब आपका बन जाता है। और बच्चों, आप प्लीज़ एंड प्लीज़ में हमारा बेल आइकन जो है उसको भी आप दबाइए। चलो बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेटेड चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।